गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस के पहला चैप्टर हिस्ट्री सेक्शन का कब, कहाँ और कैसे ये हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि हम लोग कब, कहाँ और कैसे, इसमें सिर्फ हम लोगों का आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है। उस सब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास जो अपलाइन हुआ था तो सब में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में जो पिछली कक्षा में थी उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे कि ना आधुनिक भारत में हमारा देश में किस किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली थी, यहाँ की कला, स्थापत्य, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज किस तरह से हमारे देश में आधुनिक काल में और प्राचीन काल में मध्यकालीन में होता था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर विशेषकर आधुनिक काल में जो हमारे देश के रीति रिवाज, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक जो व्यवस्था है यह किस तरह से प्रगति हुई, क्या हुई, इसके बारे में डिटेल से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। याद रखने जो कि बातें में से देखो, सबसे पहले जीवनी। यहाँ पर जीवनी, तो जीवनी हम लोग किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो उसे हम लोग जीवनी कहते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे देश में जो महान व्यक्ति हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, उसके जीवन चरित्र को हम लोग अपने दैनिक जीवन में फ्लो करते हैं। यानी किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है वो जीवनी कहलाता है। देखो, आत्मकथा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया अपना जीवन चरित्र ही आत्मकथा कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का चरित्र चित्रण अपने आप करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे कि हम लोग डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो डायरी लिखते हैं मतलब वो डायरी में हमने बचपन से लेके यानी अपने बाल्यकाल से लेके अपने वृद्धावस्था तक अपने जीवन में क्या क्या किए, क्या क्या घटना हुए, संपूर्ण घटना को लिखना, और उसमें कुछ अच्छे काम भी किए, उस काम के बारे में विशेष जिसमें समाज के लिए लाभदायक हो वो आत्मकथा कहलाता है। जो अपने द्वारा अपने व्यक्तित्व जीवन चरित्र को लिखना, अपने जीवन में जो भी चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको लिखना, वो जीवन चरित्र। सिंपल सी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया अपना जीवन चरित्र ही आत्मकथा कहलाता है। लेकिन हम लोग कोई भी व्यक्ति अपना जो लिखते हैं डायरी के रूप में, वो एक प्रकार का हम लोगों का आत्मकथा ही है। अभिलेखकार, अभिलेखकार का मतलब देखो ऐसा स्थान जहाँ पर महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, पत्राचार और दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। जहाँ पर सरकारी आदेश, पत्राचार और दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है उसी को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। तो अभिलेखागार का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ। महत्वपूर्ण जो सरकारी आदेश होता है, सरकारी ऑर्डर होता है, पत्राचार तथा बहुत सारे दस्तावेज को सुरक्षित रखना अभिलेखागार कहलाता है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग आधुनिक भारत के विभिन्न घटनाओं और जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे और उसी का यहाँ पर प्रकाश डाला हुआ है। इस पुस्तक में हमारे भारतीय समाज, हमारे देश एज का जो समाज है, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, यहाँ का तकनीकी में किस तरह से प्रगति हुई, यहाँ की कला में, स्थापत्य में, साहित्य में, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। इतिहास का अर्थ होता है कि किसी बीती हुई कथा या घटना को जो काल क्रम के अनुसार लिखना, वो इतिहास कहलाता है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन में हम लोग लिख चुके हैं डेफिनेशन की बीती हुई कथा या घटना को ही इतिहास कहते हैं, जिसमें से एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी चीज़ को लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ताकि हम अपने पढ़ाई में उसको यूजफुल में ला सकें। तो इतिहास पूर्व में हुए लोगों, स्थानों, घटनाओं का कालाक्रम से लिखा गया एक विवरण है। यानी सिंपल सी बात है, पूर्व में जो भी घटना हुई है उस
उसको कथा के माध्यम से तथा घटना के माध्यम से दिखाना, वो हम लोगों का इतिहास कहलाता है। यानी बीती हुई कथा या घटना को हम लोग इतिहास कहते हैं, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ अरेंजमेंट हो, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। यह हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, तो इतिहास के द्वारा हमारे पूर्वजों के रहन सहन, रीति रिवाज, कला संस्कृति, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, छुआछूत, सभी के ये जितने भी सारे हम लोगों का अच्छे रीतियाँ कुरीतियाँ आए, ये सभी चीज़ को चरित्र चित्रण को बताता है। यानी उस समय कैसा जीवन चरित्र था और आज के समय में जीवन चरित्र कैसा है, ये सारी घटनाओं को क्या इतिहास बताता है। हमारे जीवन पूर्व काल में हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी और आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसी के बारे में बताता है। इतिहास हमें यह भी बताता है कि अतीत के विभिन्न चीज़ों का स्वरूप था और समय समय के साथ वो बदल गए। हम सब जानते हैं कि पहले का स्वरूप क्या था और आज का स्वरूप क्या है। आज हम लोग रांची देखते हैं, इतना बड़ा टाउन हो गया है। आज से 20 साल पहले यदि रांची का हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो आज हम इतने जो फ्लैट बना हुआ देखें, इतने घनी आबादी रांची में जो देखने को मिल रहा है, पहले यहाँ पर बहुत सुना सुना लगता था, उतना घनी आबादी नहीं थी, यहाँ विरल जगह था। लेकिन आज देखो 20 साल में कितने सारे चेंजमेंट हुए, तो पहले की तुलना में आजकल में बहुत सारी परिवर्तनें हुई है। चाहे वो मौसम संबंधी परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, सांस्कृतिक परिवर्तन हो, हमारे रीति रिवाज हो, चाहे शादी ब्याह परंपरा, किसी भी तरह का परंपरा हो, ये सभी में कुछ न कुछ पहले की तुलना में आज परिवर्तन हुए हैं। यह उन परिस्थितियों तथा तत्वों को भी स्पष्ट करता है जिनके कारण वो परिवर्तन हुए। तो किस किस कारण और क्या क्या चीज़ में परिवर्तन हुए हैं, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो तिथियों का महत्व, इतिहास में तिथियों का किस तरह से महत्व है, उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो, इतिहास को हमेशा तिथियों के साथ जोड़ा गया है। हम सब जानते हैं कि इतिहास को तिथियों के साथ जोड़ा इसलिए गया है कि कौन सी घटना कब हुई है, इसकी संपूर्ण जानकारी, डिटेल्स जानकारी के लिए उसमें एक किस तिथि का कब हुआ है, उसको हम लोग डेट बाय डेट लिखा हुआ देखते हैं। बहुत ऐसे चीज़ है जिसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं रहता है, लेकिन उसको एक अप्रोक्स ही माना गया है, लेकिन उसको कालक्रम के अनुसार बताया गया है या उसको सदी के अनुरूप बताया गया है। वास्तव में इतिहास और तिथियों का पर्यायवाची माना लिया गया है, यानी इतिहास का ही पर्यायवाची हम लोग तिथि को मानते हैं। निसंदेह इतिहास को कर्मिक और कालानुक्रम का अध्ययन के लिए तिथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास के अध्ययन के लिए कालाक्रम, जो काल का एक क्रम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को निश्चित रूप से बता पाना अत्यधिक कठिन है। फिर भी बोल रहा है, जो कुछ ऐसे भी घटना हुई है जिसको एक एग्जैक्ट बता पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उस समय आदमी पढ़े लिखे कम होने के कारण कोई भी तिथि क्रम घटना को एग्जैक्ट जो व्यक्ति लिख पाया सो लिख पाया, नहीं पाया तो उसको एक अप्रोक्स माना गया है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी एक निश्चित तिथि को घटित न होकर एक लंबे समय तक घटती रही। हम सब जानते हैं कि बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो एक निश्चित तिथि तक घटित न होकर वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती गई। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल रूप में हम लोग लेते हैं कि जो पहला वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लगभग 14 से 18 4 साल तक चला था। इस 4 साल के दौरान बहुत सारे उसके बीच में घटना हुए हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध पर ईस्वी सन को बता देते हैं कि 1914 से 1918 में हुई है। तो इस तरह से उसके बीच में 4 साल के दौरान बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई। भले वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल न हो, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं घटित। तो इसी भी चीज़ के कालक्रम को एग्जैक्टली नहीं दर्शा पाते हैं, तो उसको हम लोग अप्रोक्स लेके चलते। ऐसी अप्रोक्स लेके बोलने का मतलब उसके बीच के सारी चीज़ को हम लोग क्या नहीं लिख पाते हैं, और कब से कब तक चला था उस चली हुई घटना को ही बता देते हैं। ऐसी ही एक घटना थी जो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं देखो कौन कौन सी घटना हमारे आधुनिक इतिहास में हुई, उसकी बहुत ही अच्छा ढंग से बुक में दिया हुआ है। देखो आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटना, इसके देखो लाइनिंग बाय लाइनिंग। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो पहली बार अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना की। ठीक है, दूसरी में देखो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, और यहाँ अपना ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर शासन करना है उस व्यवस्था को लागू किया। फिर देखो ब्रिटिश राजस्व एवं प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश किस तरह से राजस्व नीति को लाई और प्रशासनिक नीति बनाए, जितने सारे नियम था। उसके बाद देखो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो घटित हुआ था हमारे देश में, किसके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया था कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के आम जनता, यहाँ के नागरिकों को पर शोषण कर रहा था सभी दृष्टि से, चाहे वो मानसिक, शारीरिक, सभी सांस्कृतिक, हर दृष्टि से यहाँ के व्यक्तियों को शोषण कर रहा था। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वो 1857 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ धार्मिक रीति रिवाज जुड़े हुए थे। इस 1857 के सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण था कि कुछ भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सैनिक फौज में शामिल थे और वो अंग्रेज़ों के मतलब सैनिक का कार्य करते थे, परंतु हम लोग के यहाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म के रहने के कारण और उसमें उस बंदूक के ये में गाय की चर्बुओं को वहाँ पर कारतूस लगाया जाता था और उससे दांत से कटना होता। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक हम लोग गाय का मीट यानी गो मांस को हम लोग अपने मुंह में नहीं लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का बोलना था कि उसे मुंह से ही काटना है। और इसी के कारण इसके विरुद्ध में मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई थी, तुम लोग सुने होंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट घटना नवीन शिक्षा प्रणाली, किस तरह से शिक्षा प्रणाली उस समय लागू लाया गया उसके बारे में। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, किस तरह से हमारे यहाँ देश में सामाजिक सुधार आंदोलन यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए छोटे छोटे संगठन के द्वारा। राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व, क्यों हमारे देश के प्रति जो प्रेरक तत्व कौन कौन से बने, हम भारतीय हैं तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें जो उपनिवेशिक शासन हमें नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो राष्ट्रवाद के किस तरह से प्रेरक यानी प्रेरणा तत्व हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन जो मुख्य रूप से आज़ादी के लिए लड़ी गई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। तो इतने जो बेसिक हम लोगों का आधुनिक इतिहास के जो प्रमुख घटना है, ये प्रमुख सारी घटनाएं है जो हम लोगों का पेपर में दिया हुआ है। तो देखो जिसकी कोई निश्चित तिथि पाना संभव नहीं है, तो ये सारी इतनी सारी घटना हो चुकी थी जिसका एग्जैक्ट सभी का तिथि एग्जैक्ट पाना संभव नहीं है। उसमें से कुछ कुछ जो हाईलाइट वाले चीज़ थे उन्हीं का एग्जैक्ट तिथि याद है, क्योंकि वह एक लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। ऐसे मामलों में हमें एक अवधि का उल्लेख कर सकते हैं। तो जब हम लोग एग्जैक्ट डेट नहीं पाते हैं तो एक अवधि को हम लोग उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। कोई निश्चित तिथि न बता के हम लोग देखो जैसे कि बहुत ऐसी सारी घटनाएं होती है जिसका एग्जैक्ट तिथि नहीं बता पाता है और उसके पूरा किसको उल्लेख करते हैं, उस अवधि को कि कब से कब तक चला था, उसी घटना को हम लोग तिथि मान के काम चला लेते हैं, कब से कब तक चला था। इस प्रकार तिथियाँ महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु विभिन्न कारणों से उस काल का उल्लेख भी हमारे उद्देश्य के पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। तो जब एग्जैक्ट तिथि नहीं पता चलता है तो उस काल को यानी कब से कब तक चला था उस ड्यूरेशन को ही हम लोग एक तिथि के रूप में मान लेने के लिए उसको पर्याप्त हम लोग बताने के लिए समझ पाते हैं और उससे एक पर्याप्त हो जाता है। आधुनिक काल जिसको काल विभाजन, तो देखो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का विभाजन अलग अलग अधिकारों पर किया। तो इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का विभाजन अलग अलग आधारों पर, तो जितने सारे इतिहासकार थे जो भारत के इतिहास का जो विभाजन है ना वो अलग अलग आधार मान के किया। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एवं विचारक जेम्स मिल ने अपने पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया था। तो ब्रिटेन के एक जो अर्थशास्त्री था जिसका नाम था अर्थशास्त्री और विचारक जिसका नाम था जेम्स मिल, उसने अपने एक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री एवं विचारक थे जेम्स मिल ने अपनी एक पुस्तक
बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। किसने? जेम्स मिल ने अपने पुस्तक में। यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को लिखा था। मैं भारतीय इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया। उसमें से देखो, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। इसका विभाजन का तरीका धर्म के आधार पे था। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। ये किस में लिखा है? ये बुक अपने बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने विभाजन को और भी सरल बताते हुए हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई कालों को विभाजित किया। दूसरे इतिहासकारों ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के आधार पर भारत का विभाजन किया। भारत के आधुनिक काल को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के आधार पर विभाजन किया, जबकि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पे जेम्स मिल ने अपने पुस्तक में लिखा था और उसके आधार पे वो कि क्या आधुनिक काल को विभाजित किया। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 कालों में विभाजित किया। और बहुत सारे जो इतिहासकार थे उसमें भारत को 3 खंडों में विभाजित किया, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत के रूप में विभाजित किया। लेकिन कुछ कोई इतिहासकार क्या कालक्रम के अनुसार उसको विभाजन किया, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कुछ का अपने धर्म के आधार पर विभाजन किया, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। कोई जैसे जेम्स मिल थे वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर विभाजन किया। तो सभी का अलग अलग मत था, अलग अलग आधार पे वो विभाजन किया। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको लेके चलते हैं, किसको? भारत को अन्य विद्वानों का जो प्रमुख माना गया था उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों कालों के क्रम में जो विभाजित किया, इसको कालक्रम के अनुसार, और इसी हिस्ट्री को हम लोग आगे प्रायोरिटी ज़्यादा दिए। तब जाके हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 कालक्रम में भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। इन तीनों विभाजनों में अपनी अलग अलग खूबियाँ और कमियां हैं। तो ये 3 जो विभाजन के बारे में हम लोग बेसिक रूप से पढ़े, 2 धर्म के आधार पे और तीसरा कालक्रम के अनुसार। इस सब में कुछ खूबियां भी है और सब में कुछ न कुछ कमियां भी है। आधुनिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास का वह काल जिसमें हम रह रहे हैं। तो आधुनिक काल में इतिहास का वह काल जिसमें हम रह रहे हैं, परंतु भारतीय इतिहास के द्वारा इसका प्रयोग उस प्रशासन शैली, कला और स्थापत्य आदि को किया है। हम जानते हैं इतिहास में आधुनिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास का वह काल जिस काल में हम जी रहे हैं उसको आधुनिक काल कहा जाता है। परंतु इतिहासकार का कहना है कि इसका प्रयोग वो प्रशासन शैली, कला और स्थापत्य के लिए वो किया गया है, जिनका विकास 18वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 19वीं सदी और एवं 20वीं सदी में हुआ। इस प्रकार भारत के आधुनिक इतिहास के मुख्य रूप से निम्नलिखित घटनाओं को गतिविधियां समावेश है। पहला देखो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं उदय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था उसका स्थापना और उदय। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। 3 नंबर में उनके आर्थिक एवं राजस्व नीतियाँ, औद्योगिकरण का विकास, अर्ध संतान का सिपाही विद्रोह अथवा भारतीय प्रेरक तत्व, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रम बहुत सारे इतिहास काल को औपनिवेशिक काल भी कहते हैं। और ये बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक काल भी कहते हैं। अब देखो औपनिवेशवाद क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जे उपनिवेशवाद कहलाता है। तो अंग्रेज इंग्लैंड से आया था, यानी ब्रिटेन से आया था और हमारे देश पे कब्जा किया था, जिसे हम लोग उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद का डेफिनेशन देखो कितना इजी दिया हुआ है। किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश को क्या करना, कब्जे करना, उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी एक देश जब दूसरे देश को पर कब्जा कर लेता है तो उसे उसका उपनिवेशवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत का उपनिवेशीकरण कैसे किया। आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं अधिकार जमाया।
तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई हमारे देश में। महत्वाकांक्षी प्रांतीय राज्यपालों ने अपनी सत्ता की घोषणा करनी शुरू कर दी, जिसके परिणाम से बहुत से प्रांतीय राज्य अस्तित्व में आ गए। अपनी स्वायत्तता की घोषणा करने वाले प्रमुख राज्य थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। आज जो ये एक प्रकार का टाउन है, ठीक है, बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, परंतु हैदराबाद आज एक शहर है। उस समय के लिए एक प्रकार का छोटे छोटे प्रांत थे। उस समय यहाँ पर राजा के द्वारा शासन किया जाता था। अपनी स्वायत्तता की घोषणा करने वाले प्रमुख राज्य थे अवध, बंगाल, हैदराबाद। सिखों ने महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली तथा हैदर अली ने मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मराठों ने दूर दूर तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। जाट आगरा में समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक बन गए तथा रोहेलों ने रोहेलखंड में अपना स्थापना कर ली। तो इस प्रकार से वहाँ पर जिस प्रकार से जो वहाँ के छोटे छोटे राजा थे वहाँ पर शासन करते थे, वो लोग जैसे वहाँ पर शासन व्यवस्था पर अस्थिरता उत्पन्न हो गई तो वहाँ पर एक दूसरे पर सब कोई कब्जा करने लगे। ठीक है, तो हैदर अली ने मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मराठों ने दूर दूर तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। जाट ने आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र स्वतंत्र शासक बन गए और रूहेलों ने रूहेलखंडों की अपना स्थापना कर ली। तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगे। तो हमारे देश में जो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना अंग्रेज़ों के लिए सुविधा हो गई और इस तरह से उन लोगों ने एक व्यापार के माध्यम से आते हुए भी यहाँ पर अपना औपनिवेशिकवाद तक प्रारंभ कर दी। मुगल शासकों ने उत्तराधिकारी के लिए संघर्षों तथा व्यापक भ्रष्टाचार के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे ढलने लगा। उसके बाद देखो नादिर शाह सन 1739 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली सन 1761 के आक्रमण ने अपने मुगलों की शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उनकी कमर तोड़ दी। तो इस प्रकार से नादिर शाह जो 1739 एवं अहमद शाह अब्दाली 1761 ने जो आक्रमण ने मुगल की शक्ति को क्या किया, बहुत ही आघात पहुंचा दिया, यानी कमज़ोर कर दिया, उसकी कमर को तोड़ दी। मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत की ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। तो जैसे मुगल साम्राज्य के पतन होने लगा, यहाँ पर जो हमारे देश में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, तो इसमें क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का द्वार खोल दिया। भारतीय व्यापार से होने वाले भारी मुनाफों में उनकी यूरोपीय शक्ति को भारत की ओर से आकर्षित किया। इस दौर में डच एवं पुर्तगाली अधिक समय नहीं टिक पाए। उस समय डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे। ये लोग डच और पुर्तगाली ज़्यादा हमारे यहाँ शासन नहीं कर पाए, परंतु व्यापार के एकाधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में भयंकर संघर्ष हुआ, जिससे अंग्रेज विजयी हुआ। इस बीच में देखो फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे और अंग्रेज़ों के, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और हमारे देश में औपनिवेशिकवाद का प्रारंभ कर दिया, हमारे देश में शासन करना प्रारंभ कर दिया। देखो उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना जो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस ईस्वी को याद रखना, यानी प्लासी का युद्ध। ये देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। ये दो जो महत्वपूर्ण युद्ध था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। बंगाल के समृद्ध संसाधनों में उनसे संपूर्ण भारत के स्वामी बनने की मदद की। तो उस समय बंगाल डेवलप कर चुका था और यहाँ पर सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध। परिणाम स्वरूप व्यापारिक ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय साम्राज्य की समस्त सत्ता हथिया ली। इस प्रकार से यहाँ की जितने भी सत्ता थी वो अंग्रेजों ने हथिया एक एक करके उसको समस्त प्रांतीय शासकों को परास्त करके यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित करने लगे और उससे अपने यहाँ के छोटे छोटे जो राजा नवाब थे उसको हटा के या तो उससे किसी भी तरह से एक दूसरे से डील करके उसे अपने कब्जे में कर लेता था, उसे कठपुतली बना देता था और वे लोग अपने मुताबिक शासन करना प्रारंभ कर दिया।
हटा दिया और नाम मात्र मुगल बादशाह को भी अपने हाथ का पुतली बना लिया। अंग्रेज संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। इस प्रकार अंग्रेज संपूर्ण भारत का अब क्या स्वामी बन गए। अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीति का परिणाम हुआ भारत की आर्थिक रूप से तबाही तथा कृषि वर्ग की दरिद्रता। तो अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण नीति का सबसे नीतियों का परिणाम क्या हुआ? भारत की आर्थिक रूप से तबाही, यहाँ का जो इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गया तथा कृषक वर्ग की दरिद्रता। तो यहाँ के जो किसान लोग थे वो निर्धन थे, दरिद्रता थी। उनकी नीतियों ने भारतीय जनता की व्यापक असंतोष एवं आक्रोश को जन्म दिया। तो इस प्रकार यहाँ की आर्थिक रूप से जो अपने यहाँ के आदमी खाने के लिए सोचना पड़ता था, वैसे परिस्थिति में जो रुपया पैसा धन दौलत की कमी और जो भी किसान लोग की दरिद्रता के कारण वो क्या भारतीय जनता में एक व्यापक असंतोष एवं आक्रोश को जन्म दिया। और इस प्रकार से 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई शोषणात्मक नीति के संयुक्त परिणाम था। तो इस प्रकार हम जानते हैं ये सब के कारण आक्रोश हो गया, दमन करने लगे अंग्रेज लोग। तब जाके फर्स्ट बार 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो अंग्रेजों के द्वारा छिड़ गया। ठीक है। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद सन 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत से चले गए और हमें हमारा देश स्वतंत्र देश प्राप्त हो गया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है। अब देखो आधुनिक काल के स्रोत, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के स्रोत। ठीक है।